संयुक्त राष्ट्र ये नाम सुनते ही ना दिमाग में दो तरह की तस्वीरें आती हैं। एक तो है वो शांति दूत वाली, और दूसरी कि ये शायद बड़ी ताकतों के इशारों पर नाचने वाली कोई संस्था है। हाँ बिल्कुल, इसे बनाया तो गया था कि भाई दुनिया में जंग ना हो, दूसरा विश्व युद्ध जैसी तबाही दोबारा ना हो। लेकिन आज भी देखिए दुनिया भर में कितने संघर्ष चल रहे हैं, तो सवाल उठता है कि ये यूएन आखिर कितना असरदार है, एक ताकत है या सिर्फ मतलब नाम का संगठन? सही सवाल है, और आज हम इसी को थोड़ा खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक दस्तावेज है, संयुक्त राष्ट्र शक्ति या कठपुतली। उसी के कुछ हिस्सों से समझने की कोशिश करते हैं कि ये संगठन असल में है क्या, कैसे बना, कैसे काम करता है, क्या अच्छा किया और इस पर आरोप क्यों लगते हैं। ठीक है, तो शुरुआत तो इसकी हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद, है ना? वो भयानक तबाही देखी दुनिया ने, तो लगा कि कुछ करना चाहिए। बिल्कुल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 51 देशों ने मिलकर इसके चार्टर पर दस्तखत किए। मेन मकसद यही था कि आगे इतनी बड़ी लड़ाइयाँ ना हो, देशों के बीच बातचीत हो, मानवाधिकारों का सम्मान हो। और आज तो इसमें लगभग पूरी दुनिया ही शामिल है, 193 देश शायद। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। जी हाँ, 193 सदस्य देश। मकसद वही पुराना, झगड़े सुलझाओ, बातचीत करो। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सुना है एक सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद है जो बहुत पावरफुल है। हाँ, इसके वैसे तो 6 मुख्य अंग हैं, पर सारी लाइमलाइट, ज्यादातर चर्चा इसी सिक्योरिटी काउंसिल की होती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। 15? हाँ, 5 तो परमानेंट है, P5 जिन्हें कहते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। और 10 सदस्य 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, वो अस्थायी होते हैं। और यही 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वो वीटो पावर है ना, जिस पर इतनी बहस होती है कि मतलब कोई एक देश भी चाहे तो किसी बड़े फैसले को रोक सकता है। बिल्कुल, यही है सबसे बड़ा पेच, वीटो पावर। इन 5 देशों में से कोई एक भी अगर किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दे तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, भले ही बाकी 14 सदस्य उसके पक्ष में हों। बाप रे, मतलब एक अकेला देश पूरी दुनिया की मर्जी को रोक सकता है। ये तो शक्ति का बहुत बड़ा संतुलन लगता है ही। और स्रोत यही बताता है कि इस वीटो का इस्तेमाल कई बार सिर्फ प्रस्ताव रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपने हितों को बचाने या अपने साथियों को बचाने के लिए होता है, या फिर किसी मुद्दे पर गंभीर एक्शन होने ही न देना। जहां P5 के हित टकराएं, वहां समझिए सिक्योरिटी काउंसिल लगभग ठप। ये बात तो है, लेकिन क्या सब कुछ इतना नेगेटिव ही है? यूएन ने कुछ अच्छा काम भी तो किया होगा ना, इसकी कुछ उपलब्धियां? नहीं, बिल्कुल उपलब्धियां भी हैं, और वो भी कम नहीं। देखिए 70 से ज्यादा देशों में इसने अपनी पीस कीपिंग फोर्स मतलब शांति सेनाएं भेजी हैं। फिर इसकी जो एजेंसीज हैं, यूनिसेफ बच्चों के लिए कितना काम करता है, WHO हेल्थ के मुद्दे पर, यूनेस्को शिक्षा संस्कृति, ये सब जमीनी स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हाँ वो तो है, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह, आजकल क्लाइमेट चेंज पे भी काफी बात होती है। जी, SDGs को आगे बढ़ाने में, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट जैसी चीजों को शेप देने में भी यूएन का रोल रहा है। तो ऐसा नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं, काफी कुछ हुआ है। ठीक है, ये तो इसके पॉजिटिव पहलू हुए। फिर इतनी आलोचना क्यों होती है? क्या वो बात सच है जो स्रोत का टाइटल भी कह रहा है कि ये बड़ी शक्तियों की कठपुतली है? आलोचना का सबसे बड़ा पॉइंट तो वही वीटो वाला शक्ति असंतुलन है। इसी की वजह से यूएन पर आरोप लगते हैं कि वो कई बड़े संकटों में नाकाम रहा। स्रोत में रवांडा नरसंहार का जिक्र है 1994 का, फिर बोस्निया 1995। कहा जाता है कि यूएन या तो देर से जागा या कुछ कर ही नहीं पाया। और अभी के उदाहरण देखें तो सीरिया इतने साल जलता रहा, यूक्रेन में जंग, गाजा की हालत, सूडान, लगता नहीं कि यूएन कुछ खास कर पा रहा है। यही बात है, इन हालिया संघर्षों में भी यूएन की भूमिका बहुत सीमित नजर आती है। वो प्रस्ताव पास कर सकता है, चिंता जता सकता है, पर जमीन पर लड़ाई रोक पाने में अक्सर नाकाम रहता है। फिर पश्चिमी देशों के प्रति झुकाव के आरोप भी लगते हैं। हाँ, और वो भ्रष्टाचार वाला मामला, इराक में तेल के बदले अनाज घोटाला हुआ था शायद। जी, ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिससे यूएन की इमेज को काफी धक्का लगा। और एक बुनियादी दिक्कत ये भी है ना कि यूएन के पास अपनी कोई फौज नहीं है, कोई पुलिस नहीं है जो उसके फैसलों को जबरदस्ती लागू करवा सके। अच्छा, मतलब सब कुछ सदस्य देशों की मर्जी पर है। बिल्कुल, वो माने तो माने, ना माने तो। बिल्कुल, सब कुछ सदस्य देशों की पॉलिटिकल विल, उनकी इच्छा शक्ति पर टिका है। और अक्सर देश अपने राष्ट्रीय हितों को पहले देखते हैं, यूएन के प्रस्तावों को बाद में।
शायद इसीलिए अब सुधार की मांग इतनी जोर पकड़ रही है, खासकर सिक्योरिटी काउंसिल को बदलने की बात। हाँ, बहुत जोरों पर है। भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान, ये G4 देश कहलाते हैं। ये सब स्थायी सदस्यता मांग रहे हैं। इनका कहना है कि भाई दुनिया 1945 से बहुत बदल गई है, अब सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये बदलाव दिखना चाहिए। और वीटो पावर का क्या, उससे भी बदलने की बात होती है? हाँ, कुछ लोग कहते हैं इसे खत्म कर दो, कुछ कहते हैं कि इसे सीमित करो या नए स्थायी सदस्यों को भी दो। भारत का केस तो देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, पीस कीपिंग में इतना बड़ा योगदान, पर परमानेंट सीट नहीं। ये साफ दिखाता है कि सुधार की जरूरत तो है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? यूएन ताकतवर है या कमजोर है, शक्ति या कठपुतली, क्या लगता है? देखिए, शायद ये या का सवाल ही गलत है। ये न तो पूरी तरह शक्तिशाली है, न ही पूरी तरह शक्तिहीन। ये कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट तो है नहीं। हाँ, ये तो देशों का एक क्लब जैसा है, एक मंच। बिल्कुल, एक ग्लोबल मंच जहां सब आकर बात कर सकते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और शायद यही इसकी सीमा भी। स्रोत कहता है कि ये दुनिया की कड़वी राजनीतिक सच्चाइयों का आईना ज्यादा है, किसी आदर्शवादी सपने का कम। इसमें खामियां हैं, लेकिन ये है। मतलब परफेक्ट नहीं है, पर शायद जरूरी है। शायद, हाँ। ये एक इम्परफेक्ट लेकिन मुमकिन है कि जरूरी संस्था है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि अगर ये न हो तो क्या होगा। सोचने वाली बात है। तो चलिए, ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ देते हैं। अगर आज संयुक्त राष्ट्र ना होता, तो क्या दुनिया के देश इन ग्लोबल चुनौतियों, चाहे वो जंग हो, महामारी हो या क्लाइमेट चेंज, इनसे निपटने के लिए कोई बेहतर तरीका ढूंढ पाते? या फिर क्या दुनिया और ज्यादा बिखरी हुई और ज्यादा खतरनाक जगह होती?